प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उस वक्त जो है क्या प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था था और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मारवाड़ की वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी सिरोपाव। देखिए, व्याख्या है, प्रमुख सिरोपाव एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। हाथी सिरोपाव, जिसको यह सिरोपाव मिलता है उसे राज्य से कपड़ों वगैरह ये सब मिलाकर 780 रुपये दिए जाते थे, परंतु विवाह के मौके पर 849 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा महाराजा साहब के नज़दीकी भाई बंधुओं को, जो मारवाड़ में महाराज कहलाते हैं, विशेष कृपा और मान प्रदर्शित करने के लिए 1000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट, पालकी सिरोपाव, इसमें महाराजा साहब की तरफ से 472 रुपये दिए जाते हैं, परंतु विवाह के मौके पर इसकी रकम 553 रुपये दी जाती थी। नेक्स्ट है घोड़ा सिरोपाव, इसमें साधारण तौर पर 240 रुपये और विवाह के मौके पर 340 रुपये मिलते थे। सादा सिरोपाव, इसमें प्रथम दर्जे में साधारण तौर पर 140 रुपये व विवाह के समय 240 रुपये दिए जाते थे, परंतु इसके दूसरे दर्जे में 100 रुपये व तीसरे दर्जे में 71 रुपये मिलते थे। नेक्स्ट है कंठी दुपट्टा सिरोपाव, इसकी प्रथम श्रेणी में 75 रुपये, द्वितीय श्रेणी में 60 रुपये व तृतीय श्रेणी में 45 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट, करा, मोती, दुशाला और मदिल सिरोपाव, इसमें प्रथम श्रेणी वाले को 121 रुपया, द्वितीय श्रेणी वाले को 85 रुपया और तृतीय श्रेणी वाले को 65 रुपया मिलते थे। नेक्स्ट है करा और दुशाला सिरोपाव, इसमें जो है 37 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा खालसा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्याख्या है, राजस्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। खालसा जो सीधे राजा के अधीन थी, जागीर सामंतों के अधीन, भूमियों के अधीन, इजारा भूमि, यह प्रणाली कमोबेश राजस्थान के सभी भागों में प्रचलित थी। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा अंक बंदी के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है घरुहाला, उच्च जातियों के व्यक्तियों तथा राज्य के अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन्हें कृषि के रियासतें दी जाती थी। मुस्तरका, मारवाड़ राज्य में कुछ गांव ऐसे थे जिनकी आय जागीरदार और राज्य में बटी हुई थी। ऐसे भूमि को मुस्तरका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी से। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, दीवान मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके दफ्तर दीवान ए हजूरी में सब कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। वह इन कागजातों के आधार पर राजा को राज्य की स्थिति से अवगत कराता था। इसके दफ्तर में एक महकमा ए बकायत भी होता था, जो परगनों के अफसरों को राजस्व की दरें, बकाया की वसूली, परगनों के खजानों की जमा, खजाना हजूरी में भेजी जाने वाली रकम आदि के बारे में दिशा निर्देश
भेजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजारा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या दे रखा है, इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा अंकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था प्रधान। प्रधान मुगलों के आगमन से तथा उनके साथ संधि होने या उनके दरबार के संपर्क में आने से मध्यकालीन शासक में कुछ परिवर्तन आए और विशेष रूप से कुछ नए पदों का सृजन हुआ तथा पुराने पदों को मुगल ढंग से कहा जाने लगा। ठीक है, प्रधान पद राजा से दूसरी श्रेणी में था जो शासन, सैनिक और न्याय संबंधित कार्यों में उनकी सहायता करता था। प्रधान को मुख्यमंत्री या मंत्री प्रवर कहते थे। मारवाड़ तथा अन्य राज्यों में भूमि अनुदानों पर प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। एक अच्छे प्रधान के लिए एक अच्छा प्रशासक और चतुर दरबारी होना आवश्यक था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुशाहिब कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट व्याख्या है, सारनेश्वर शिलालेख से वादित होता है कि मेवाड़ में अमात्य यानी मुख्यमंत्री, संधि विग्रहिक युद्ध और संधि का मंत्री, अक्षपटलिक पुरालेख मंत्री, वंदीपति मुख्य धूप, भीषगाधिकाज मतलब मुख्य वैद्य आदि मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था राजकीय ज्योतिष के लिए। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में राजकीय ज्योतिष को नैमितिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। मिल्क या सयुरगल भूमि को मदद ए मास भी कहा जाता था। यह भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दी जाती थी। यह भूमि विद्वानों, कवियों, ब्राह्मणों, चारणों, भाटों, संप्रदायों, पुण्यार्थों, कार्यों आदि के लिए दी जाती थी। यह कर मुक्त होती थी। भूमिग्राही इसे बेच नहीं सकता था। इस प्रकार की भूमि विविध नामों से जानी जाती थी। इसके अंतर्गत इनाम, अलूफा, खांगी, उदक, मिल्क, भोग, पुण्य इत्यादि भूमि अनुदान सम्मिलित थे। मुगल प्रभाव के कारण इसे मदद ए मास भी कहा जाने लगा। राजस्थान में इसे शासन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। भू लगान निर्धारण की एक विधि। एक ही परगने में जब्ती मतलब नाप कर बटाई, उपज का निश्चित भाग व कनकुंत प्रणाली प्रचलित होती थी। नकदी फसलों जैसे कि गन्ना, कपास, अफीम, नील पर प्रति बीघा के दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली को जब्ती प्रणाली जो है
टोडरमल द्वारा शुरू किया गया जब्ती कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जब्ती। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। देखिए, रेख जब मुगलों की परिपाटी के अनुकूल राजपूत शासकों द्वारा सामंतों की जागीर की उपज का वार्षिक अनुमान निर्धारित किया गया तो उसे रेख कहा गया। रेख जो कि जागीर की वार्षिक आय थी के आधार पर सामंतों के सैनिक बल का अनुपात स्थापित होने लगा। मारवाड़ में रेख शब्द का प्रयोग पट्टा रेख और भरतू रेख के रूप में किया जाता था। पट्टा रेख का तात्पर्य जागीर की उस अनुमानित वार्षिक आय से था जिसका शासक द्वारा प्रदान किए गए जागीर पट्टे में उल्लेखित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी संस्कृति विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है बयाना भरतपुर। 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार बयाना भरतपुर में अत्यंत विकसित अवस्था में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? चरनौता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये सही नहीं है। देखिए, चारागाह भूमि या चरनौता या चरनोत या गोचर गांव के निकट पशुओं के चराने के लिए गांव की सामूहिक संपत्ति। चरनौता उस भूमि को कहते थे जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है। ग्रामीण परिषद। पंचकूल एक स्थानीय संस्था होती थी जिन्हें अर्ध सामाजिक और अर्ध राजनीतिक कहा जा सकता है। पंचकूलों का प्रमुख कार्य भूमि से संबंधित था, जिसमें भूमि का बदलना, उसका नाम, उपज की व्यवस्था करना आदि था। सरकार द्वारा जो भी आदेश भूमि संबंधित होते थे उनका परिपालन पंचकूल के द्वारा करवाया जाता था। इस संस्था द्वारा क्रय विक्रय पर कर लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर के भाटी रावल हर राज के शासनकाल में सामंतों में श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हुई। 2 श्रेणियाँ थी, एक डाबी और दूसरी जीवनी। डाबी बाई और जीवनी दाई। नेक्स्ट, अरसट्टा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। यह जयपुर राज्य का भूमि संबंधित रिकॉर्ड है जो तोजी वर्कों के रूप में है। इसमें जयपुर राज्य के परगनों में जितने मौजे थे उनकी भूमि, पैदावार आदि का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह। वर्ष 1869 में मेवाड़ में महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास मतलब सर्वोच्च न्याय अदालत के गठन की घोषणा कर एजीजी कर्नल कीटिंग द्वारा संग्रहित राज्य के लिए नई कानून संहिता प्रसारित की। 1870 में शारीरिक यातना देने के स्थान पर जुर्माना और कारावास की सजा देने की पद्धति आरंभ की गई। इस बीच महाराणा शंभू सिंह की मृत्यु हो गई, परंतु उनके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह ने सुधार जारी रखे और 10 मार्च 1877 को उन्होंने एक नई राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की।
ठीक है। पहले अपीलें और अर्जियां महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास पेश की जाती थी, परंतु सन 1933 में इजलास ए खास नाम से महकमा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी महाराणा शंभू सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ। सामंतों की श्रेणियाँ मेवाड़ में 16, 32, 16 प्रथम श्रेणी, 32 द्वितीय श्रेणी और गोल तृतीय श्रेणी के सामंत या उमराव कहलाए। मारवाड़ में राजवीस या राजवी राज परिवार के सामंत, इन्हें रेख, हुक्मनामा और चाकरी आदि करों से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त रखा। सरदार राज परिवार के अतिरिक्त मुतसदी अधिकारी वर्ग जो जागीर प्राप्त किए हुए हो, और गणायत अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार नाम से विभाजित किए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ी तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, कहलाते थे राजवी। नेक्स्ट, राजवी, सरदार, मुतसदी और गणायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ थी? मारवाड़ में। 12 कोटडी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? आमेर से। व्याख्या है, जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों के नाम से अस्थायी जागीर चलाई, जिन्हें कोटरी कहा जाता था। आमेर, जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटरी में किया गया। इनमें प्रथम कोटरी कछवाहों की थी, जो राजावत कहलाए। ये राजवंश के निकट संबंधित है। उसके बाद नाथावत, खांगारवत, नरुका, बंकावत आदि की कोटरियाँ थी। 12वीं कोटरी गुजरों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाटा अथवा लाटाई एवं कुंता क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। ठीक है, न कि पैसा, फसल के रूप में। व्याख्या देखिए, लाटा यह भू राजस्व वसूल के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रणाली थी, जिसे बटाई भी कहते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत जब फसल पककर तैयार हो जाती और खलिहान में साफ कर ली जाती थी, तब राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता था। एकत्रित उत्पादन को तुलना अथवा डोरी द्वारा नाप लेना और कहीं कहीं अनुमान से ही भूमि स्वामी का हिस्सा निश्चित कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, कांकर, कुंता या कनकूत राजस्व निर्धारण की इस प्रणाली के अंतर्गत कुल उपज के ढेर या खेत पर खरीफ फसल का स्थूल या मोटा अनुमान लगाकर भाग निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे? हस्बुल हुक्म, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्बुल हुक्म, इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी तथा जिसमें बादशाह की सहमति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल क्या थे? सारथवाह गाड़ियों पर अपना माल लादकर
पूरे काफिले या सारथ के साथ उस माल को दूर दूर तक बेचने जाने वाला व्यापारी सार्थवाहक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेवाड़ से। कोटा राज्य में झाला जालिम सिंह ने राजस्थान में 1807 ईस्वी में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया। इसके अंतर्गत उन्होंने राज्य की समस्त भूमि को नपवाया। मटक, बिछायत, चूसराय क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में काशा परोसा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार की लाग यानी कर, टैक्स। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। काशा पारोसा या कांस पारोसा को एक प्रकार के सामाजिक कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह कर विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। नेक्स्ट, तिवारा कर वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार बंधाई क्या थी? नए जागीरदार की गद्दीनशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तराधिकार शुल्क, यह शुल्क विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना आदि। नेक्स्ट, तलवार बंधाई शुल्क था उत्तराधिकार शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? भरतपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा रंजीत सिंह के साथ 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की। भरतपुर के साथ पुनः अप्रैल 1805 में नई संधि की गई। अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने 14 नवंबर 1803 को वहां के शासक बख्तावर सिंह के साथ संधि की। बख्तावर सिंह अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। इसके अनुसार अलवर ने नवंबर 1803 ईस्वी में सिंधिया के विरुद्ध लासवारी के युद्ध में सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी सितंबर नवंबर 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तावर सिंह। नेक्स्ट, राजपूताना रियासतों की 1817 से 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही कलाक्रम अनुसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले करौली, फिर कोटा, नेक्स्ट जोधपुर, उसके बाद उदयपुर। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो व्याख्या देख लीजिए, एक तरफ रियासत है, फिर तत्कालीन शासक है और संधि की तिथि दे रखा है। करौली में तत्कालीन शासक हरबख्श पाल सिंह और संधि की तिथि है
9 नवंबर 1817। कोटा में उम्मेद सिंह 26 दिसंबर 1817। जोधपुर में मान सिंह 6 जनवरी 1818। उदयपुर में भीम सिंह 13 जनवरी 1818। ठीक है, इस तरह से जो है आप पूरा देख सकते हो। सबसे अंत में सिरोही, वहाँ के तत्कालीन शासक थे शिव सिंह। संधि कब हुआ था? 11 सितंबर 1823, सबसे अंत में। नेक्स्ट है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? 1823 में। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिसंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? उम्मेद सिंह प्रथम। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? 1817 में। जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? महाराजा जगत सिंह द्वितीय। किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की? तो महाराजा कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था सिरोही। 1823। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? 9 नवंबर 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्याख्या देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पाथार्क की नीति का क्रियान्वयन किया। संध्या करने का कार्य दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपा गया, जिसने इन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र तैयार किए। चार्ल्स मेटकॉफ का निमंत्रण पाते ही 1818 ईस्वी के अंत तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। राजपूताना में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पाथार्क की नीति का पहला शिकार नवंबर 1817 में करौली का शासक हुआ। ठीक है, राजपूताना में अधीनस्थ पाथार्क की यह प्रथम संधि थी। ठीक है, सबसे पहले करौली और सबसे लास्ट में सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? चार्ल्स मेटकॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या है, चार्ल्स मेटकॉफ ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे कि राजपूताना में पिंडारी और मराठाओं की लूट मार को रोका जा सके तथा शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मेटकॉफ की नीति का अनुमोदन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? कोटा। किस राज्य के शासक ने? तो कोटा के शासक ने भाग नहीं लिया। देखिए व्याख्या, 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का अजमेर में एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक और शाहपुरा इत्यादि के महाराजाओं ने भाग लिया। इस दरबार में कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया था। दूसरी और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल
होने के लिए आए, लेकिन वहाँ जयपुर और उदयपुर नरेशों की कुर्सियाँ अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर वह दरबार में शामिल हुए बिना लौट गए। अंग्रेजी सरकार उस समय जोधपुर नरेश के आगमन पर 27 तोपों की सलामी देती थी, किंतु इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मेयो ने तख्त सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या घटाकर 15 कर दी। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1837 में। व्याख्या देखिए, ये डॉटेबल है। भारत में भीलों की प्रथम सेना बंबई प्रांत में स्थापित हुई, जिसे खान देश भील कपर्स के नाम से जाना जाता था। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कपर्स के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके संचालन का खर्च मेवाड़ राज्य से वसूल किया जाने लगा। मेवाड़ भील कपर्स का मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर में रखा। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खैरवाड़ा एवं कोटरा में 2 छावनियां स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1141। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? महाराणा सरदार सिंह। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड शेखावाटी एवं तोराबाटी क्षेत्र में पनप रहे जन आंदोलनों व विद्रोहों को दबाने के लिए जयपुर रियासत के शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड मुख्यालय झुंझुनू की स्थापना की गई, जिसका नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था, किंतु इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूल किया जाने लगा। जोधपुर में भी शांति एवं व्यवस्था के नाम पर छांग तथा कोट किनारा परगनों के 21 गांव ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए। मेरवाड़ा में मेर व मीनाओं के उपद्रव को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन कायम की गई, जिसका सारा खर्च जोधपुर व उदयपुर राज्यों पर थोप दिया। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन कर उसका खर्च भी जोधपुर राज्य पर थोप दिया। नेक्स्ट, शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? 1835 में। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? वर्ष 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? कैप्टन वाल्टर। राजस्थान के शासकों और सामंत पुत्रों की शिक्षा के लिए एक पृथक कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वाल्टर का था। सामंतों तथा राजपूत पालकों को शिक्षा देने के लिए 1867 ईस्वी में जयपुर में नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। 1877 ईस्वी में उदयपुर में सरदारों के पुत्रों हेतु शंभुरत्न पाठशाला में एक विशेष कक्षा प्रारंभ की गई। जोधपुर में सामान्य राजपूत पालकों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1896 ईस्वी में एल्गिन राजपूत स्कूल की स्थापना की गई। बीकानेर में सरदारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 1893 ईस्वी में वाल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। 1864 ईस्वी में मिशन ने ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित किया, जहां पाठ्य पुस्तकों और धार्मिक साहित्य की छपाई की जाती थी। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड बर्ग। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया?
1832 में। जनवरी 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया, जिसमें टोंक के नवाब अमीर खां, उदयपुर के महाराणा जवान सिंह, जयपुर के महाराजा जय सिंह, कोटा के महाराव राम सिंह, किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह और बूंदी के महाराव किशोर सिंह ने भाग लिया। बीकानेर और जैसलमेर के महाराजा बहुत अधिक दूरी के कारण उपस्थित नहीं हो सके और जोधपुर के महाराजा मान सिंह अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण सम्मिलित नहीं हो पाए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सांभर झील के लिए नमक समझौता कब किया? 1869 में। व्याख्या है, राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर का था। उसने सरकार को लिखा कि भरतपुर में उत्पादित 13 लाख मन से अधिक नमक उत्पादन से भरतपुर सरकार केवल 3 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाती है, परंतु यदि अंग्रेजी सरकार नमक पर अधिकार करके बेचे तो 40 लाख रुपये की आमदनी हो सकती है। 1868 में अंग्रेज सरकार ने भरतपुर के नमक पर एकाधिकार करके 33 लाख रुपये कमाए। इसके बाद अंग्रेजों की कुदृष्टि सांभर झील के नमक पर पड़ी। ये झील जयपुर एवं जोधपुर राज्य के संयुक्त अधिकारों में थी। अतः अंग्रेज सरकार ने इन राज्यों से नमक समझौते करने पर दबाव डाला। जयपुर नरेश राम सिंह व दीवान शिवदान तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869, ये डेट याद रखिएगा, में अंग्रेजों से नमक समझौता किया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? सांभर झील। महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? लूडलो। महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव 1 दिसंबर 1843 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कप्तान जॉन लूडलो सम्मिलित हुआ। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? प्रताप सिंह को। 1887 में रानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूरे होने पर लंदन में स्वर्ण जयंती समारोह में महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री पर सर प्रताप को महाराजाधिराज की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजा था। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हुई? माउंट आबू से। 2 फरवरी 2019 को माउंट आबू के राजभवन में रखे ब्रिटिश काल की 9 बंदूकों में से 7 बंदूकें चोरी हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी? अजमेर से। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में बैप्टिस्ट प्रचारक डॉक्टर विलियम केरी के पुत्र जेवज केरी ने किया। उसने रेजिडेंट अख्तर लोनी की सहायता से 1819 के आरंभ में अजमेर और पुष्कर में स्कूल खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। जी बिल्कुल। कारण है उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है और एक असही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल
के एजेंट निम्न में से कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित